नमस्कार, मैं सुगंधा सिंह। रीड विद सुगंधा पर आप सुन रहे हैं कृष्णचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। आइए सुनते हैं उसका भाग 11। पाठकगण, अब मैं क्या निवेदन करूं? किस ठाठ का जुलूस दिल्ली वालों ने मेरा निकाला है। लाखों लोगों की भीड़ थी जो एक बोलते हुए गधे को देखने भर के लिए आए थे। बेचारी स्त्रियां अपनी मूढ़ता के कारण बड़ी अंधविश्वासी होती हैं। किसी ने उनके कान में डाल दिया था कि मैं जो बोलता चालता हूँ तो यह दैवी चमत्कार है। अर्थात इस प्रकार की अनेक बातें यार लोगों ने उनके अंधविश्वासी दिलों में डाल दी थी। फलस्वरूप वह चांदनी चौक से मेरा जुलूस गुजरा तो ऊपर मकानों की खिड़कियों से मुझ पर पुष्प वर्षा होती रही। जगह जगह जुलूस में बार बार गधे की जय के नारे गूंजते और मेरी सवारी को ठहराकर दर्शनाभिलाषियों को मेरे दर्शनों का शुभ अवसर प्रदान किया जाता और मुझसे कहा जाता कि आशीर्वाद अथवा धन्यवाद स्वरूप कुछ शब्द उनके सामने बोल दूं, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं बिल्कुल गधा या फ्रॉड नहीं हूँ, सचमुच उनकी भाषा बोलता हूँ। अतएव मुझे कई स्थानों पर बोलना पड़ा। मेरे बोलते ही लोगों की हालत अजीब हो जाती थी। कई लोग तो मूर्छित तक हो जाते थे। बहुत से लोग वहीं घुटनों के बल गिरकर हाथ जोड़ने लगते या ज़मीन पर लेटकर साक्षात दंडवत करने लगते। पूरे शहर पर एक प्रकार की धार्मिकता सी छा गई थी और जैसा कि मुझे बाद में पता चला, यह सारा प्रबंध सेठ बरजूटिया ने किया था। उस दिन मुझे खूब अच्छी तरह उबटन और सुगंधियाँ मल कर नहलाया गया था। जीवन में कभी मैंने अपने आप को इतना साफ सुथरा नहीं देखा था। एक बड़ी सुंदर कड़ी हुई झोल मेरी पीठ पर पड़ी थी। सोने का झूमर मेरे माथे पर था और गले में फूलों के असंख्य हार पड़े थे। 2 सेवक मेरे साथ थे जो ब्रश से हर 200 गज के बाद मेरे शरीर पर से धूल साफ कर देते थे, क्योंकि रास्ते में धूल बहुत उड़ती थी। एक सेवक गुलाबदानी लिए मेरे साथ साथ चल रहा था और हर 2 मिनट बाद मेरे शरीर पर गुलाब के इत्र की वर्षा कर देता था। आज सुबह सुबह सेठ बरजूटिया के नाई ने विशेष रूप से मेरी पूँछ की हजामत की थी। बालों को बड़े सुंदर ढंग से काटा और पैरों के नाखूनों को संवारा था। निस्संदेह आज मैं संसार का सुंदरतम गधा दिख रहा था। इस प्रकार मुझे टाउन हॉल में ले जाया गया। मुझे देखते ही टाउन हॉल के भीतर जितने मानवीय सज्जन पधारे हुए थे उठ खड़े हुए और अभिनंदन स्वरूप हाथ जोड़कर पुनः अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मुझे स्टेज पर ले जाया गया। फिर विभिन्न सभाओं की ओर से मेरे गले में हार डाले गए और उपहार भेंट किए गए। म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान ने अपने मानपत्र में कहा, जिस समय आप पहली बार हमारी म्यूनिसिपल कमेटी में पधारे थे उस समय हमें मालूम न था कि आप कौन हैं। हमने आपको एक मामूली गधा समझा और लात मारकर बाहर निकाल दिया। आज हमें अपनी धृष्टता पर अत्यंत खेद हो रहा है कि हमने संसार के एक महान प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार किया। यह जलसा उस दुर्व्यवहार की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस भरे जलसे में बड़े सच्चे दिल से आपसे क्षमा याचना करते हैं। श्रीमान गधे जी, आप हमें क्षमा कर दीजिए। यह हमारी आपसे प्रार्थना है। आशा है आप हमें अवश्य क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है और आप बहुत बड़े गधे हैं। श्रीमान जी, जिस प्रकार आपने रामू धोबी के देहांत पर उसकी विधवा पत्नी और उसके बच्चों की रोटी पानी के लिए स्वयं पैदल चलकर दफ्तर दफ्तर घूमकर कोशिश की है, उससे मालूम होता है कि आपके हृदय में निर्धनों के प्रति कितनी सहानुभूति है। आप गधे होकर भी मानवता के दुख दर्द अपनी छाती में छिपाए घूमते हैं। काश हर मनुष्य आपकी तरह गधा होता। आपने निस्वार्थ सेवा, शांति प्रियता, सहानुभूति तथा मानव प्रेम का उज्जवल उदाहरण पेश किया है। उससे प्रभावित होकर म्यूनिसिपल कमेटी आपको दिल्ली के नागरिक अधिकार प्रदान करती है। अफसोस कि नई दिल्ली में गधों का दाखिला बंद है, वरना आपको वहाँ के अस्थायी नागरिक अधिकार भी प्रदान किए जाते। अस्तु, जो कुछ हमसे हो सका प्रस्तुत है, स्वीकार कर अनुग्रहित करें। लोगों की ओर से 10 मिनट तक तालियों का शोर।
इस मानपत्र के बाद पशुओं को मानव अत्याचारों से बचाने वाली सभा की ओर से एक मानपत्र प्रस्तुत किया गया। एक मानपत्र घुड़दौड़ के घोड़ों की देखरेख करने वाली सभा की ओर से पढ़ा गया और एक मानपत्र रेहड़ी वालों की सभा की ओर से जो अपनी रेहड़ियों में गधे जोतते हैं प्रस्तुत किया गया। इन तीनों मानपत्रों में मेरी सेवाओं को सराहा गया। उन सेवाओं में प्रत्येक मानपत्र में इतनी वृद्धि होती चली जा रही थी कि अब मैंने लज्जित होना छोड़ दिया और अपनी सेवाओं पर विश्वास करने लगा। रेहड़ी वालों की सभा के मानपत्र का अंतिम वाक्य कुछ इस प्रकार था: आपने न केवल दिल्ली के गधों की बल्कि भारत भर के गधों की लाज रख ली है। आपकी महान सेवाओं को राष्ट्र कभी नहीं भूल सकेगा। आपके कारण भारतीय गधों का सम्मान पूरे संसार में बढ़ गया है। भगवान अनंत काल तक हम पर आपकी छत्र छाया बनाए रखें ताकि आप इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा करते रहें इत्यादि। इन मानपत्रों के बाद मेरी बारी आई कि मैं धन्यवाद स्वरूप कुछ शब्द कहूँ। अतएव मैं माइक्रोफोन हटाने लगा तो चेयरमैन ने फरमाया, हुजूर यह माइक्रोफोन है। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि यह माइक्रोफोन है, इसीलिए तो इसे हटा रहा हूँ क्योंकि मैं गधा हूँ और मेरी आवाज़ इतनी ऊंची है कि मुझे माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं। अब जाकर चेयरमैन साहब मेरी बात को समझे। उन्होंने एक कर्मचारी को माइक्रोफोन हटाने को कहा और जब माइक्रोफोन मेरे सामने से हट गया तो मैंने अपना भाषण शुरू किया। उपस्थित महिलाओं और सज्जनों, यह दिल्ली है। यह वही दिल्ली है जो सैकड़ों बार बसी और उजड़ी और फिर बसी। यहाँ बड़े बड़े बादशाह आए और अपनी शान शौकत दिखाकर चले गए। यहाँ बड़े बड़े गधे आए और अपनी अपनी बोलियाँ बोलकर उड़ गए। आप अपने सामने एक गधे को देख रहे हैं जिसमें इसके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं है कि वह एक गधा होकर मनुष्यों की बोली बोल सकता है। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। अगर एक इंसान का बच्चा भेड़ियों के गुण स्वभाव को अपना सकता है तो एक गधा इंसानों में रहकर क्यों नहीं इंसानों के गुण स्वभाव को अपना सकता। आपने मेरा सम्मान किया क्योंकि मैं एक गधा होकर इंसानों की सी बात करता हूँ, लेकिन आपने उन लाखों लोगों को सम्मान नहीं किया जो इंसान होकर गधों की सी बातें करते हैं। आपने बिल्कुल उचित बात की क्योंकि इंसान इंसान है, उसमें समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है और ये समस्त गुण पशुओं के मुकाबले में उसे अधिक प्राप्त हैं, इसलिए वह हमसे प्रमुख है। आज मुझे यहाँ से बोलने की ज़रूरत न पड़ती अगर आज मैं महसूस न करता कि इंसान अपनी परंपरा, अपनी जाति और अपने इतिहास के अनुभवों की उपेक्षा कर मृत्यु की भयानक घाटियों में खोता जा रहा है। आज वह जीवन को नहीं, मृत्यु को तलाश कर रहा है। बड़े से बड़ा जीवन नहीं, बड़े से बड़ी मृत्यु। भयानक भयंकर करोड़ों इंसानों, गधों, पशुओं, पेड़ों, पत्तों, झाड़ियों को जलाकर राख कर देने वाली मृत्यु। आज इंसान इस धरती पर स्वर्ग नहीं, नरक उतारने पर उतारू है। आज इंसान के इस व्यवहार से न केवल गधों को बल्कि संसार के हर पशु को खतरा है, हर पेड़ को खतरा है। इसलिए एक बेजुबान गधा होते हुए भी मैं इंसानों की जुबान में तुम लोगों से कहने आया हूँ, ए इंसान, ए आदरणीय भाई, आज तेरे कारण हर जीव जंतु को खतरा है। जंगल के शेर से लेकर झील में खिलते हुए कमल तक हर जानदार चीज़ को खतरा है। हम तेरे भाई हैं। विकास के मार्ग में तुझसे बहुत पीछे हैं, लेकिन जीवन के मार्ग में तुझसे बहुत निकट हैं। अपनी स्वार्थपरता तथा विद्वेष के कारण शायद तुझे यह अधिकार तो प्राप्त है कि तू अपने शत्रु की हत्या कर डाले, लेकिन तुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि तू इस धरती पर से एटमी मृत्यु द्वारा पूरे जीवन को नष्ट कर डाले। अगर तुझमें इंसानों की सी सूझबूझ नहीं रह गई है तो गधों की बुद्धि से काम ले, एक खरगोश की बुद्धि से काम ले। देख भेड़िया किस प्रकार अपने बच्चों की रक्षा करता है, वृक्ष के तने में जीवन का रस कैसे दौड़ता है, पत्ता सूरज के प्रकाश में कैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। काश तू एक गधे की नहीं तो एक पत्ते की बुद्धि से ही काम ले। ए मेरे इंसान, ए मेरे आदरणीय भाई, मृत्यु की ओर से लौटा इस भूमंडल पर चारों ओर सहमा सहमा जीवन, उदास जीवन तेरे हाथों की ओर देख रहा है। तू हमें क्या देगा, बम या जीवन, अस्तित्व या विनाश? उस दिन सेठ
मनसुख लाल जी ने अपनी कोठी पर मेरे सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का प्रबंध किया था। दावत इस रूप से बड़ी नहीं थी कि उसमें बहुत से लोग आए थे, बल्कि इसलिए बड़ी थी कि उसमें बड़े बड़े लोग आए थे, अर्थात वे लोग जिन्हें यहाँ की सोसाइटी में बड़ा समझा जाता है। शहर के लगभग 200 सम्मानित सज्जन पधारे थे। प्रत्येक की कोशिश यह थी कि किसी प्रकार मुझसे हाथ मिलाए, मुझसे बातें करे, मेरे साथ उसका फोटो उतरे। ये बड़े लोग भी भीतर से कितने छोटे होते हैं, सस्ती ख्याति के कितने भूखे होते हैं। यहाँ मैं यह भी अवश्य कहूँगा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने का आग्रह नहीं था, बल्कि देखने में मुझसे बात करने तक न चाहते थे। उनमें से एक करोड़पति सेठ भाटिया जी थे, जो कई बैंकों, कारखानों, बिल्डिंगों के मालिक थे। उनके सेक्रेटरी ने दावत के दौरान में आकर मेरे कान में कहा, सेठ भाटिया जी आपसे मिलना चाहते हैं अकेले में, आप कोई समय दे दीजिए। अभी मैं कोई उत्तर सोच भी न पाया था कि सेठ मनसुख लाल जी मुझे वहाँ से हटाकर मेहमानों की दूसरी पार्टी की ओर ले गए और फिर वहाँ पर मेरा परिचय शुरू हुआ और वही लंबी चौड़ी बेसिर पैर की बातें सुनने में आईं। फिर वहाँ भी एक रौबीला व्यक्ति जो चेहरे मोहरे से किसी स्टेट का महाराजा मालूम होता था, मगर बाद में लाला हरदयाल पुष्करनी का मुनीम मालूम हुआ, मुझे एक और ले जाकर कहने लगा, उस 25 करोड़ रुपए की स्कीम के बारे में हमारे सेठ पुष्करनी जी आपसे बात करना चाहते हैं। अभी मैं उनसे भी कुछ नहीं कह पाया था कि सेठ मनसुख लाल जी हाँफते हुए मेरे पास आए और बोले, वह लेडी सारेगामा गाँव है ना, जो बिल गार्डन क्लब की प्रधान भी हैं, उन्हें आपसे मिलने की बड़ी उत्सुकता है। मैंने कहा, सारेगामा तो भारतीय संगीत की आधी सप्तक है। वे बोले, नहीं, यह उनका नाम है। हाँ, भारतीय संगीत में उन्हें दिलचस्पी अवश्य है। खैर, आप चलकर उनसे मिलिए तो सही। इसके बाद वे मेरे गले में हाथ डालकर और पुष्करनी जी के मुनीम की ओर तीखी नज़रों से घूरकर मानो यह कहकर, अच्छा, तुम्हारा यह साहस कि मेरे ही शिकार पर हाथ साफ करना चाहते हो, मुझे अपने प्रतिद्वंदियों के चुंगल से निकालकर लेडी सारेगामा गाँव की ओर ले चले। लेकिन रास्ते में कुछ महिलाओं ने घेर लिया। मिसेज गुलाबचंद, जिनका चेहरा सुर्खी लगाने से सचमुच गुलाब हो रहा था, बोली, मनसुख लाल जी, हमें भी तो आज के हीरो से मिलवाओ। मनसुख लाल जी ने इधर उधर देखा। 5-6 महिलाएं थीं। ये सब बड़े बड़े सेठ सौदागरों की दूसरी या तीसरी या चौथी पत्नियां थीं। ये नए दौलतीय लोगों की नई पत्नियां थीं, पुरानी गंवारू पत्नियां जो अपने गांव से लाए थे, जिन्होंने उनके लिए 7-8 बच्चे जने थे, एक धोती में निर्वाह किया था और एक एक पाई संभाल कर रखी थी। वे पत्नियां अब नई परिस्थिति में परित्यक्ता हो गई थीं। जैसे कुछ शब्दकोश से बाहर हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पत्नियां अब नए समाज के तकाज़ों को पूरा करने के अयोग्य थीं, इसलिए समाज से बाहर हो गई थीं। इस समाज में बदन की सुंदरता, बाल रूम की नग्नता और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना कितना आवश्यक है। इससे अधिक इन बेचारी स्त्रियों के पास कुछ और था भी नहीं, अर्थात यदि उनके मस्तक के कपबोर्ड के हिस्से बराबर कर दिए जाएं, तो एक खाने में आपको कुछ साड़ियाँ मिलेंगी, एक में कुछ श्रृंगार की थोड़ी सी सामग्री, एक खाने में कुछ सैंडल मिलेंगे, कुछ खाने में अंग्रेजी के मुश्किल से 150-200 शब्द मिलेंगे, एक खाने में पालतू बंदर, मैना, कुत्ते घुसे होंगे। हाँ, बच्चों वाला खाना खाली होगा। लेकिन इस नए समाज में जो नित्य नए प्रोजेक्टों, डेमो और ठेकों के कारण उत्पन्न हुआ था, इन स्त्रियों की हैसियत प्रमाण सिद्ध थी। इनमें से कोई तो सीमेंट गर्ल कहलाती थी, जिसने अपने पति को सीमेंट का परमिट लेकर दिया था, कोई आयरन गर्ल, कोई पेपर गर्ल, तो कोई हैवी मशीनरी गर्ल। एक सेठ ने ताबड़तोड़ 7 विवाह किए थे। केवल इसी बात से पता चलता था कि उस सेठ का धंधा कितना फैला हुआ था। सेठ मनसुख लाल ने इधर उधर बड़ी व्यवस्था से देखा, फिर उन 5-6 महिलाओं की ओर देखा और उसे हर तरफ मगरमच्छ ही नज़र आए, जो एक गरीब के 25 करोड़ के ठेके को निकल जाने के लिए बेचैन नज़र आते थे। इससे पूर्व कि वह मुझे उनके चुंगल से बचाने के लिए कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ सकता, सोफे पर बैठी हुई उन महिलाओं ने उठकर मुझे चारों ओर से घेर लिया। मिसेज
गुलाल चंद बिल्ली की तरह खर खर करती हुई मेरे कानों पर हाथ फेर कर बोली, हाउ स्वीट एंड हाउ हैंडसम। मिसेज दुल्ला रानी मेरे माथे पर हाथ फेर कर बोली, यह तो मिस्टर गाउल से भी हैंडसम है। याद है ना कमला? कमला को खूब याद था, क्योंकि कमला जिस सेठ की तीसरी पत्नी थी उसे एक बार मिस्टर गाउल से काम पड़ा था। मिस्टर गाउल्स एक विदेशी इंजीनियर था और यहाँ एक प्रोजेक्ट के संबंध में आया था। यद्यप बाद में निकाला गया, लेकिन इतने समय में कमला के सेठ ने 8 लाख का सौदा खरा कर लिया था। कमला को अच्छी तरह याद था, क्योंकि उन दिनों मिसेज दुल्ला रानी और कमला में उस ठेके के संबंध में बहुत चल गई थी। दोनों मिस्टर गाउल्स के अत्यंत सुंदर समझती थी, मगर आखिर में पलड़ा कमला का ही भारी रहा। कमला का बदन अत्यंत सुंदर था, ऐसा नपा तुला ढला ढलाया कि यह बदन भगवान द्वारा नहीं, फोर्ड मोटर कंपनी में तैयार किया हुआ मालूम होता था। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि किसी स्त्री की नहीं, पियानो का सुर मालूम होती थी। उसकी चाल, जिस पर बिलिंगटन क्लब का हर मेंबर मोहित था और जो सचमुच इस कयामत की थी कि मालूम होता था कि उसके पांव गुडईयर कंपनी ने विशेष रूप से नए टायरों की बनावट को अच्छी तरह समझकर बनाए हैं। कमला का दिल, बस यही एक खराबी कमला में थी कि उसके दिल नहीं था। वहाँ पर एक परमिट का फॉर्म था, एक रजिस्ट्रेशन का कागज़ था, एक सेठ का टेंडर था, मगर दिल नहीं था। जो लोग उस पर मोहित होते थे और उसे ठेका नहीं देते थे, उन्हें वह बहुत शीघ्र इस बात का पता चल जाता था, और जो देते थे उन्हें भी पता चल जाता था, मगर ज़रा देर के बाद, जब ठेका उनके हाथ से निकल चुका होता था। कमला ने अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आँखें मेरी आँखों में डाल दी और मधुरतम स्वर में बोली, तुम पुअर डंकी, सचमुच बड़े डार्लिंग हो। उसने मेरी पीठ पर यूँ धीरे से हाथ फेरा कि मुझे लगा जिधर जिधर से उनका हाथ जा रहा है वहाँ की खाल मक्खन की तरह चिकनी होती जा रही है। मैं उसके इश्क में मूर्छित होकर गिरने ही वाला था कि सेठ मनसुख लाल की सुपुत्री अर्थात रूपवती ने ठीक उसी समय आकर मुझे संभाल लिया। उसने आते ही ऐसी क्रोध भरी नज़रों से घूर कर कमला की ओर देखा कि कमला तुरंत मेरी पीठ पर से हाथ हटाकर पलट गई, मगर जाते जाते अपनी साड़ी का पल्ला संभाल कर अपनी नाजुक लोच दिखा गई। मिस रूपवती ने मुझसे कहा, आप फिर आ जाइएगा, इस समय इनसे क्षमा मांग लीजिए। लेडी सारेगामा आपको कब से याद कर रही हैं। मैंने दबे स्वर में उन महिलाओं से माफ़ी मांगी और मिस रूपवती के साथ आगे बढ़ गया तो पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, छी कमीनी। शायद यह संकेत रूपवती की ओर था। लेडी सारेगामा गाओ बड़ी बड़ी बादामी आँखों वाली, चौड़ी छाती वाली, भारी कूल्हों वाली, मोटी ताजी रोबीली महिला थी। उनके बाल आधे काले आधे सफ़ेद थे। उनके बोलने तथा हंसने का ढंग उन्हें हर जगह अन्य स्त्रियों से अलग कर देता था। यूँ भी तो उनकी मुखाकृति में नारीत्व के बजाय एक विचित्र प्रकार का पौरुषेय तेवर पाए जाते थे। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बनाते समय भगवान इस दुविधा में पड़ गया था कि उन्हें पुरुष बनाए अथवा स्त्री। लेडी सारेगामा गाओ भगवान की इसी दुविधा की साक्षात प्रतीक थी। मुझे देखते ही वह अपने सोफे पर से उठी और मेरा दाहिना कान अपने बाएं हाथ से जोर से खींचकर बोली, कैसे हो नौजवान? अच्छा हूँ मैडम, मैंने झुककर कहा। लेडी सारेगामा ने एक जोर का पौरुषेय कहा लगाया और मेरी पीठ पर एक जोर का हाथ मारते हुए, जिसने शायद मेरी एकाध पसली तोड़ दी होगी, कहा, देखो मैंने तुम्हें कितनी जल्दी पहचान लिया। मैंने कहा, गधा 1000 आदमियों में पहचाना जा सकता है, लेकिन खूबसूरत दिमाग वाली स्त्री 1000 सुंदर स्त्रियों में भी नहीं पहचानी जा सकती। हा 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 हा। लेडी सारेगामा गाओ ने फिर एक जोरदार कहकहा लगाया और मेरी पीठ पर दूसरा हाथ मारकर और शायद दूसरी बार भी पसली तोड़कर बोली, मेरे पति से मिलो, सारेगामा गाओ। सर सारेगामा गाओ बहुत दुबले पतले और शर्मीले व्यक्ति थे। होठों ही होठों में कुछ गुनगुना कर रह गए। ऐसे लिजलिजे
बेकमर बेरीढ़ की हड्डी के दिखाई देते थे, मानो अपनी सारी हड्डियां फसलियां शरीर से निकलवा कर बैंक के किसी लॉकर में रखाए हों ताकि पत्नी के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहें। लेडी सारेगामा गाँव के पीछे पीछे इस तरह चलते थे जैसे कोई नन्हा सा पैकनीज कुत्ता अपनी मालकिन के पीछे पों करते चलता है। लेडी सारेगामा गाँव ने मुझे अपने पति की ओर घूरते हुए देखकर कहा, इनकी ओर अधिक मत घूरिए वरना अभी इनका हार्ट फेल हो जाएगा। सर सारेगामा गाँव का चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया, दूसरे क्षण में गर्दन तक पीला हो गया, होठ भी पीले पड़ गए। उन्होंने कुछ बोलने का प्रयत्न किया लेकिन सफल न हो सके। लेडी सारेगामा गाँव ने कहा, आपकी बुद्धिशीलता की बड़ी प्रशंसा सुनी है और इस समय मामला भी एक ऐसा आ पड़ा है जिसका फैसला कोई बुद्धिजीवी ही कर सकता है। मैं तो एक मामूली गधा हूँ। लेडी सारेगामा गाँव ने कहा, अब आप बनिए नहीं, हम सब जानते हैं। बात असल में यह है मेरे निकम्मे गधे कि कल शाम को हमारे बिलिंगटन क्लब में सौंदर्य प्रतियोगिता है। शहर की सुंदरतम स्त्रियां इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। हम चाहते हैं कि इस बार इस प्रतियोगिता का फैसला करने के लिए किसी आदमी को जज नियत न किया जाए बल्कि तुम्हें एक गधे को उसका जज नियत किया जाए। वह क्यों? मेरी दिलचस्पी जरा बढ़ी, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया। वह बोली, इसलिए कि आदमी औरतों को हमेशा दिलचस्पी की नज़र से देखते आए हैं। आपको कैसे मालूम है कि एक गधा नहीं देख सकता? लेडी सारेगामा गाँव हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मगर अब के हम तुम्हें ही इस सौंदर्य प्रतियोगिता का जज बनाते हैं। एक तो भाई हमारे यहाँ क्लब में पुरुषों में ऐसी चलती है कि हर व्यक्ति अपनी प्रेमिका के पक्ष में राय देने पर तुला हुआ है। मतलब यह है कि हर किसी को किसी न किसी में दिलचस्पी है। इस स्थिति में कोई निष्पक्ष व्यक्ति ढूंढ निकालना बहुत कठिन है। सौभाग्य से तुम्हारे आगमन ने इस समस्या का लगभग समाधान कर दिया है, लगभग इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि तुम उन स्त्रियों के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं। मैंने कहा, मैं एक गधा हूँ, इसलिए इस बारे में जो बात मैं नहीं जानता वह संसार भर में कोई आदमी नहीं जान सकता। वह कैसे? मैंने कहा, अगर आपने इतिहास का अध्ययन किया है तो आपको मालूम होगा कि रोमन साम्राज्य के काल में सुंदर स्त्रियां केवल गधी का दूध पीती थीं, क्योंकि गधी के दूध के पौष्टिक तत्व मनुष्य की माता के दूध के पौष्टिक तत्वों से मिलते जुलते हैं। मैं यह कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आज ही किसी डॉक्टर से इसकी पुष्टि करवा सकती हैं। उस युग में स्त्रियां सौंदर्यवर्धन के लिए गधी का दूध पीती थी और उसी के दूध से स्नान करती थीं ताकि त्वचा श्वेत तथा चिकनी रहे। इसी कारण से रोमन साम्राज्य के दिनों में स्त्रियों की त्वचा इतनी श्वेत, चिकनी और सुंदर होती थी। अब जब से स्त्रियों ने गधों के बजाय कुत्ते पालने शुरू किए हैं और दूध के स्नान करने के बजाय पाउडर लगाना शुरू किया है, उनकी त्वचा कुरूप से कुरूपतर होती जा रही है। मैडम, यह मैं जानता हूँ कि बहुत सी सुंदर स्त्रियाँ अपने लिपस्टिक पाउडर के नीचे कितनी कुरूप होती हैं। लेडी सारेगामा गाँव, जो पौरुष तथा नारी कुरूपता के कारण सारे क्लब में प्रसिद्ध थी और लिपस्टिक पाउडर बिल्कुल नहीं लगाती थी, मेरी इस अज्ञानता प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुई। बोली, बस बस, कल की सौंदर्य प्रतियोगिता के आप ही जज हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, कहीं आप हम स्त्रियों के सौंदर्य को किसी गधी के सौंदर्य की कसौटी पर मत कसिएगा। उदाहरण स्वरूप, एक स्त्री की 2 टांगें होती हैं और एक गधी की 4 होती हैं। मैंने कहा, और एक केकड़े की 8 होती हैं। जी नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं तो 2 टांगों वाले पशुओं के सौंदर्य की कसौटी 4 टांगों वाले पशुओं से बिल्कुल अलग समझता हूँ। बड़ी कृपा होगी आपकी। कल आप 4:30 बजे बिलिंगडन क्लब में पधारिए। मैं अपनी गाड़ी, मेरा मतलब है एक ट्रक भिजवा दूंगी। मुझे आशा है आपके आतिथ्यकर्ता सेठ मनसुख लाल को कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ मनसुख लाल जी अब तक इस बातचीत के परिणाम से भयभीत थे। किंचित संतुष्ट होकर बोले, जी नहीं, आप हमारे अतिथि का सम्मान कर रही हैं तो इसमें तो हमारा भी सम्मान है, मगर अब आप आज्ञा दें, मैं स्वयं भी उस शुभ अवसर पर उपस्थित हों, इसलिए भी कि मेरी सुपुत्री रूपवती भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। हाउ स्वीट!
लेडी सारेगामा गाओ ने बड़ी घृणा से रूपवती के बांके सजीले शरीर की ओर देखकर कहा, मेरा ख्याल है सेठ जी, आपकी बेटी इस बार अवश्य ही पहले नंबर पर आएगी। मिस रूपवती कहाँ पीछे रहने वाली थी, तुरंत बोल उठी, वह तो ठीक है, मगर जब आपने एक गधे को जज बनाया है तो संभावना आपके चुने जाने की अधिक है। क्षण भर के लिए लेडी सारेगामा गाओ का मुंह खुले का खुला रह गया। दूसरे क्षण में उसने सिटपिटाकर अपने पति की ओर देखा, जो उसे सिटपिटाते देखकर बिल्कुल घबराकर 2 कदम पीछे हट गया था। आखिर बड़ी मुश्किल से लेडी सारेगामा गाओ ने अपने क्रोध को वश में करके मुझसे कहा, तो डार्लिंग कल तुम ज़रूर आना। मैंने झुककर कहा, ज़रूर आऊँगा मैडम। धीरे धीरे दावत समाप्त हो गई। रात के लगभग 11 बजे आखिरी मुलाकाती भी हाथ मिलाकर विदा हुए। मिस रूपवती दर्द का बहाना करके अपने शयनागार में सोने के लिए जा चुकी थी। अब ड्राइंग रूम में सेठ मनसुख लाल और मैं शेष बचे थे। आज की पार्टी बहुत सफल रही। जो सम्मान मुझे मिला, जिस प्रकार लोगों ने मुझे चूमा, गले से लगाया, प्यार किया, उसमें कितना स्नेह, शिष्टता तथा मानवता निहित थी, और यह सेठ मनसुख लाल का किया हुआ था। यह भद्र पुरुष, मैंने सेठ मनसुख लाल की ओर कृतज्ञ नज़रों से देखते हुए मन में कहा, यह आदमी मनुष्य होकर एक गधे के लिए क्या कुछ कर रहा है। सच है, अभी संसार में परमार्थ का अंत नहीं हुआ है। हमारे देश में सेठ मनसुख लाल जैसे चरित्रवान व्यक्ति आज भी मौजूद हैं। आज की दावत बहुत अच्छी थी। विशेष रूप से जो घास मुझे खिलाई गई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सुना है वह घास बम्बई से, खास तौर पर पारवी के इलाके से, जहाँ की घास बहुत प्रसिद्ध है, हवाई जहाज़ द्वारा मंगवाई गई थी। धीरे धीरे मेरा मस्तक इस वातावरण को स्वीकार करने लगा, अर्थात यह सुंदर वातावरण मुझे रास आने लगा। अत्यंत हर्ष से मैंने अपने पांव नचाए, पूँछ हिलाई और फिर एक जोर की ढींचू लगाई। आज जी हल्का हो गया, फूलों की तरह हल्का फुल्का। मैंने सेठ से कहा, आज मेरा जी चाहता है कि बाहर जाकर आपके बाग में घास पर लौटूं। सेठ ने कहा, चलिए बाहर, लॉन पर जितना चाहे लौट लीजिए, आपका घर है। यह सेठ कितना अच्छा आदमी है, मैंने अपने दिल में कहा, और फिर उसके साथ ड्राइंग रूम से गुजरकर बाहर बरामदे में आ गया। लेकिन बरामदे से गुजरकर बाहर लॉन में जाने ही लगा था कि मेरी नज़र एक फटे हाल व्यक्ति पर पड़ी, जो 2 गधों की रस्सियां थामे चुपचाप खड़ा था। यह कौन है, मैंने सेठ से पूछा। सेठ बोला, अरे ओह, कितनी भूल हुई, ये बेचारे तो आपसे मिलने के लिए कब से आए खड़े हैं। दावत के दौरान इतनी गड़बड़ हो गई कि मैं इन्हें बिल्कुल भूल गया। सेठ ने फटे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर संकेत करके कहा, यह आदमी बाराबंकी से आया है। इसने समाचार पत्रों में आपका चित्र देखा और कहता है कि इसने आपको पहचान लिया है। इसका ख्याल है। सेठ व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोले, यह आपका बाराबंकी का मालिक है, आपको वापस ले जाने आया है। क्या आप इसे जानते हैं? मैंने तुरंत कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। अरे तुम मुझे नहीं जानते? उस गरीब कुम्हार ने आगे बढ़कर मेरे घुटने छूते हुए कहा, मेरे धबड़ू, तुम मुझे भूल गए। मैं तुम्हारा धब्बू हूँ, बाराबंकी में ईंटें ढोने वाला। याद करो वे दिन जब तुम सैयद करामत अली शाह की कोठी पर ईंटें ढोने का काम करते थे। यह क्या बकवास है, मैंने क्रोधवश जल भुनकर कहा, क्योंकि वह सच कह रहा था। मैं किसी सैयद करामत अली को नहीं जानता, न मैंने आज तक कभी ईंटें ढोई हैं, न मेरा नाम धबड़ू है। ज़रा देखिए तो, मैंने सेठ की ओर मुड़कर कहा, कहाँ मैं, कहाँ यह धबड़ू नाम का फर्जी गधा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, सेठ मनसुख लाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। मुझे उसी वक्त संदेह हुआ था जब इस आदमी ने आकर अपने आप को आपका पहला मालिक बताया, मगर मैंने कहा आपसे मिलवा दूंगा, आगे आप जाने वह जाने। धब्बू की आंखों में आंसू आ गए और बोला, धबड़ू, इतनी जल्दी भूल गए? अरे मुझे नहीं पहचान सकते तो अपने इन माता पिता को तो पहचान लो। इतना कहकर धब्बू ने रस्सियों को झटका दिया और उन 2 बूढ़े गधों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया।
जब तक ये दोनों गधे वृक्ष की अंधेरी छाया में खड़े थे मैंने उन्हें नहीं पहचाना था, लेकिन अब जब ये सामने आए तो बिजली के प्रकाश में मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनके मरियल शरीर, घावों से भरी खाल, भूख के कारण सूख कर लटके हुए होठ, चुंधियाई हुई तथा मैल से चिपचिपाती हुई आँखें, उनकी खाल जगह जगह से गंदी और घिनौनी हो रही थी और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। क्षण भर के लिए दुर्गंध से मेरे नथुने बंद हो गए। इसके पूर्व कि वे दोनों बूढ़े कुछ कह सकते, मैंने चिल्लाकर कहा, यह क्या बेहूदगी है? मेरे माता पिता ऐसे होंगे? ऐसे जलील, ऐसे घिनौने पशु? अरे सेठ साहब, मैं तो मेरा मतलब है असली हर्टफोर्डशायर की बिलायती गधों की संतान हूँ, जहाँ के गधे आज भी लॉर्ड माउंटबेटन के अस्तबल में जाते हैं। ऐसे संभ्रांत कुलीन गधे को आप इनसे मिला रहे हैं? कैसी बात करते हैं आप? सेठ ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पहले ही संदेह था कि ये जलील लोग आपके माता पिता तो क्या दूर के संबंधी भी नहीं हो सकते। बेटा, मेरा पिता अपने नथुने फड़फड़ाते हुए धीरे से बोला। सेठ मनसुख लाल ने, जो गधों की बोली नहीं समझता था, तुरंत चिल्लाकर एक नौकर से कहा, इस बदमाश धोखेबाज को इसके गधों समेत यहाँ से निकालकर बाहर करो। बूढ़ा धब्बू मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, कितनी आशाएं लेकर तेरे पास आया था धबड़ू, कैसी कैसी अभिलाषाएं लेकर तेरे बूढ़े माता पिता तेरे पास आए थे और तू हमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। मेरी जान, तुझे तो मैंने बचपन से पाला है। मैं तो कर्ज लेकर रेलगाड़ी का टिकट कटा कर आया हूँ। इन्हें भी बड़ी मुश्किल से मालगाड़ी से लाया हूँ। अब तो वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं धबड़ू। मैंने सेठ से कहा, जरूर इसे कोई गलतफहमी हो रही है। असल में गधों का रंग रूप एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है ना, इसलिए यह गलतफहमी हो रही है। बेचारे का इसमें अधिक दोष नहीं है। मेरे ख्याल से इसे रेल का किराया और कुछ रुपए देकर चलता करना चाहिए। सेठ मनसुख लाल ने बूढ़े को 100 रुपये का नोट देकर कहा, खबरदार, जो इसके बाद तूने कभी इधर कदम रखा या किसी से कहा कि तू मेरी ओर संकेत करके आपका कभी मालिक था या ये लोग इसके माता पिता हैं। हमारे साहब असली ख़ानदानी गधे हैं। ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, ये तो पिछले 1600 साल से एक ही कुल के चले आ रहे हैं। किसी पीढ़ी में लहू नहीं बिगड़ा। विश्वास ना आए तो वंशावली उठाकर देख लो। इन जैसा सच्चा वंश तो मनुष्यों में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। सच है माई बाप, बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा और फिर उन दोनों बूढ़े गधों की रस्सी से खींचता हुआ कोठी से बाहर ले चला। जब ये तीनों अभागी आत्माएं कोठी से बाहर निकल गईं तो मेरी जान में जान आई। मैंने कुछ क्रोध से और कुछ बनकर सेठ की ओर मुड़कर कहा, देखिए ना, यानी देखा आपने कितना। क्रोधवश मुझसे बात तक नहीं हो पा रही थी। सेठ मनसुख लाल ने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं समझता हूँ, जमाना देखे हुए हूँ श्रीमान जी, यह कोई नई बात नहीं है। इस संसार में यही कुछ होता है, जहाँ किसी व्यक्ति ने जरा भी उन्नति की, चाहे वह गधा ही क्यों ना हो, परंतु उसके माता पिता, मित्र, हितैषी, सगे संबंधी पैदा हो जाते हैं और तरह तरह से वंशावली मिलाकर उससे नाता जोड़ने में सफल हो जाते हैं। जाने ये लोग बरसाती मेढकों की तरह किधर से आ जाते हैं। हाँ देखिए तो, मैंने उसी प्रकार क्रोध से कहा। भीतर से मुझे जरा भी क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि दुख था कि मैंने अपने माता पिता को इस हालत में क्यों वापस जाने दिया। मगर परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे ऊपर से क्रोध आना ही चाहिए था। सेठ मनसुख लाल ने बड़े स्नेह से मेरी पीठ पर हाथ फेरा और बोले, चलिए भीतर चलिए। हम दोनों धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ चले। सेठ पूर्ववत स्नेहपूर्वक हाथ मेरी पीठ पर फेर रहे थे और कहते जाते थे, श्रीमान जी, एक बात तो है, आपको बहुत छोटी आयु में ख्याति प्राप्त हो गई है। आपको यदि माता पिता की नहीं तो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपका ख्याल रख सके। ख्याल? मैं सोचने लगा, आपसे प्रेम कर सके। प्रेम? मेरी आंखें चमकने लगी। जो आपकी दिनचर्या की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको प्रफुल्लता प्रदान कर सके। प्रफुल्लता? यह स्निग्ध झोंका किधर से आ रहा था? जो वास्तविक शब्दों में आपका जीवन साथी बन सके। जीवन साथी? मैंने किंचित कोमल स्वर में अपने आप से प्रश्न किया, ऐसी गधी कहाँ से मिलेगी? मनसुख लाल जी क्षण भर के लिए ठगे से सोफे पर चुपचाप बैठ गए।
फिर साहस बटोरकर मेरे पास आए और बोले, अब आप अपना अतीत भूल जाइए कि कभी आप गधे थे या कभी गधों के वंश से आपका संबंध था। आज से आप एक नए जीवन में कदम रख रहे हैं, एक नए समाज में, नए संसार में। यहाँ के मूल्य कुछ और हैं श्रीमान जी। अब आप कल की बात सोचिए, कल जो आने वाला है उसकी, जो बीत गया उसे बिल्कुल भूल जाइए। भूल गया। मैंने दोनों आंखें क्षण भर के लिए बंद करके उन्हें एकदम खोलते हुए कहा, भूल गया सेठ जी। अब बताइए आगे क्या हो। आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। आपकी बेटी से? मैं ज़ोर से चीखा और एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ। मिस रूपवती से? हाँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, अप टू डेट, सुशील। मैंने बात काट कर कहा, मैं आपकी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, मैं तो केवल एक गधा हूँ, जानवर हूँ, और आप लोग इंसान हैं। कितने युगों के बाद एक जानवर और एक इंसान में शायद लाखों वर्ष बाद विवाह का संबंध स्थापित होगा। मुझे इस समय बोकेशियो के सौंदर्य और पशु की याद आ रही है। बोकेशियो कौन? स्टॉक एक्सचेंज वाला दलाल? जी नहीं, वह बेचारा चित्रकार था। अजी लानत भेजो इन चित्रकारों पर। हम इस समय एक अत्यंत आवश्यक विषय पर बात कर रहे हैं। यहाँ बोकेशियो को आप कहाँ से घसीट लाए? मनसुख लाल ने मेरे कानों से खेलते हुए कहा, बस मेरी बात आप मान जाइए। मगर मैंने फिर बात काटते हुए कहा, आपने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है? खूब अच्छी तरह से। मगर देखिए ना, यह एक लड़की के जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न है। आप रूपवती से बिना पूछे यह संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? उसे इस विवाह पर आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं होगी, मनसुख लाल ने घोषणा की। मैंने उससे बात कर ली है। बाप रे! मैं आश्चर्य से चिल्लाया। मुझे विश्वास नहीं आता। आप स्वयं उससे बात करके पूछ सकते हैं। मगर मनसुख लाल ने मेरी बात न सुनी। जल्दी से उसने घंटी बजाई। एक नौकर तुरंत पहुंचा। मनसुख लाल ने उससे कहा, बिटिया को जरा नीचे भेज दो। मगर वह तो कब की सोने जा चुकी हैं। एकाएक मुझे याद आया। सेठ मनसुख लाल मुस्कराए और बोले, नहीं, जाग रही है और हमारी बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने आश्चर्य से सेठ मनसुख लाल के मुंह की ओर देखा। इतने में हॉल कमरे की सीढ़ियों से मिस रूपवती अटखेलियाँ करती नीचे उतरने लगीं। उसने गहरे नीले रंग का गरारा पहन रखा था जिसमें सोने के लहरिए चमकते थे। हल्के काशनी रंग का दुपट्टा उसके कटे हुए बालों में सौंदर्य में चार चांद लगा रहा था। गरारे के नीचे से दो सुंदर पांव सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आ रहे थे। मेरा दिल भी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जब वह मेरे बिल्कुल निकट आ गई तो मेरा दिल धक से रह गया। अब नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। मैंने सहायता के लिए इधर उधर देखा, लेकिन मौका पाकर सेठ जी खिसक गए थे। अब ड्राइंग रूम में मैं और वह बिल्कुल अकेले थे। मेरा जी घबराकर गधे की तरह रेंकने को चाहा, लेकिन इसका अवसर न देखकर मैं चुप ही रहा। फरमाइए, रूपवती ने अपने दुपट्टे से खेलते हुए कहा। मैंने थूक निगला। आखिर किसी न किसी प्रकार साहस करके पूछ ही लिया, क्या यह सच है? क्या? रूपवती ने अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें मेरी आंखों में डालते हुए पूछा कि आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? हाँ। आवाज़ बहुत धीमी और प्यारी थी। मेरा जी चाहा कि प्रसन्नता बस एक दुलत्ती झाड़ दूं, लेकिन फिर चुप रहा कि कहीं अशिष्ट न समझा जाऊं। मगर देखिए, मैंने बहस को प्रारंभ करते हुए कहा, आपने क्या सब कुछ सोच लिया है? कहीं बाद में आपको पछताना न पड़े। आप देख रही हैं कि मैं एक गधा हूँ। हर एक पति को ऐसा ही होना चाहिए। रूपवती निश्चयात्मक स्वर में बोली। लेकिन लोग क्या कहेंगे? सेठ मनसुख लाल का जमाई एक गधा है? इतने बड़े आदमी का जमाई? मैंने अक्सर बड़े आदमियों के जमाई ऐसे ही देखे हैं। वे जितने गधे हों उतने ही सफल रहते हैं और बड़े बड़े पदों पर नियत किए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे गधे हैं, बल्कि इसलिए कि वे बड़े आदमियों के जमाई हैं। किसी बड़े आदमी के जमाई के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं, उसकी उन्नति के लिए यही काफ़ी है कि वह एक बड़े आदमी का जमाई है। मेरी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। नए समाज के नियम अब धीरे धीरे समझ में आ रहे थे, मगर
मैंने ऐतराज़ करते हुए कहा, दुनिया आपको क्या कहेगी कि आपने जानबूझकर एक गधे से विवाह किया है। आपको अपनी बिरादरी में एक बढ़िया वर मिल सकता है। वह तो मेरी इच्छा है और इसमें दूसरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं। रूपवती ने तीखे स्वर में कहा, फिर मैं कौन सा आपसे सबके सामने विवाह कर रही हूँ। विवाह तो बिल्कुल गुप्त रूप से होगा। गुप्त रूप से? हाँ, और विवाह के बाद तुम पूर्ववत अस्तबल में रहोगे और मैं अपनी कोठी में। मैं अस्तबल में और तुम कोठी में? हाँ, लेकिन अपने अस्तबल में तुम्हें जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त होंगी। उम्दा चारा, उम्दा नौकर और साइस तथा टेलीफोन, जिस पर कभी कभी तुम मुझसे भी बात कर लिया करोगे। टेलीफोन पर? हाँ, और कभी कभी खास अवसरों पर तुम मुझे ड्राइंग रूम में पापा के सामने भी देख लिया करो। मगर उन खास अवसरों के अतिरिक्त तुम कोठी में कभी नहीं आ सकोगे। और घूमने फिरने के लिए क्या होगा? पति और पत्नी मैं प्रायः देखता हूँ इकट्ठे चहलकदमी को निकलते हैं। हम भी जाएंगे, रूपवती धीरे से बोली, लेकिन इस प्रकार कि तुम मेरे साथ होगे और तुम्हारी पीठ पर जीन कसी होगी, ताकि लोग तुम्हें देखकर यह समझें कि तुम मेरे गधे हो, पति नहीं। जी बहुत अच्छा। मैंने उसी समय अपनी पीठ पर कसी हुई जीन का अनुभव किया। वह बोली, एक बात और है, तुम्हारी चेक बुक मेरे पास होगी और वह 25 करोड़ वाला खाता मेरे नाम। कौन सा 25 करोड़ वाला? रूपवती बोली, मैं उस ठेके के बारे में सब जानती हूँ जिसकी बात तुम हमारे प्रधानमंत्री से करके आए हो, इसलिए बनो नहीं। लेकिन देखिए, आपको गलतफहमी। मेरा मतलब है वह बात तो यूँ ही है असल में, बस अब मामले को अधिक छिपाने की कोशिश ना करो। रूपवती ने बात काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चेक बुक मेरे पास और वह खाता मेरे नाम रहेगा। लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की। उसने तुरंत कहा, अब रात अधिक हो चुकी है डार्लिंग, अब जाकर अस्तबल में सो जाओ। गुड नाइट। रूपवती ने मेरे कान पर हल्का सा चुंबन दिया। चूक चुंबन मेरे कान पर दिया गया था, इसलिए मैं यह देख न सका कि चुंबन देते समय रूपवती के चेहरे पर किस प्रकार के भाव थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा कंठ भर आया, मेरी चारों टांगें प्रसन्नतावश थर थर काँपने लगीं। भावधारा में बहते हुए मैंने कहा, रूपो, मेरी रूपो। वह बोली, धबड़ू, मेरे प्यारे धबड़ू। इसी प्रकार भावधारा में बहते हुए मैं हाँक लगाने ही वाला था कि इतने में मैंने अपने गले में चांदी की रस्सी का फंदा महसूस किया। मैंने देखा एक बूढ़ा साइस और बड़ी शिष्टता से गले में रस्सी का झटका देकर मुझे अस्तबल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपनी ओर मुड़ते देखकर बोला, हुजूर अब चलिए। हॉल कमरे की सीढ़ियों के बीच रूपवती रुकी, मुड़ मुड़कर मेरी ओर देखकर मुस्करा दी और बोली, जाओ अब सो जाओ। कल तुम्हें सौंदर्य प्रतियोगिता का फैसला करने बिलिंगडन क्लब जाना होगा। वह अपनी उंगलियों को अपने होठों तक ले गई और दूर सीढ़ियों से हवाई चुंबन उसने मेरी ओर फेंका और फिर धीरे से कहा, धबड़ू। उसके बाद वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के बरामदे में गायब हो गई। सईस मुझे खींचता हुआ अस्तबल में ले गया। बाद में मुझे पता चला कि रूपवती तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ पार करके बरामदे में पहुँची। वहाँ से दौड़ते दौड़ते वह सीधी अपने शयनागार में घुस गई, जिसमें उसका पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भीतर जाते ही वह अपने पिता से बोली, आपका काम मैंने कर दिया है। उससे मैंने विवाह करने के लिए हाँ करा ली है। इसके बाद वह बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सेठ मनसुख लाल ने अपनी बेटी के बालों पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोला, घबराने की कोई बात नहीं है। अपने मतलब के लिए गधे को 2 मिनट के लिए अपना पति बनाना पड़ता है। वह ठेका हाथ में आते ही सब ठीक कर दूंगा। जरा सोचो रूपवती, 25 करोड़ के ठेके से कम 10 करोड़ का तो अपना होगा, मेरा बल्कि तुम्हारा। इन 10 करोड़ रुपयों से तुम दुनिया का सबसे धनी और सबसे सुंदर पति खरीद सकती हो। सेठ मनसुख लाल ने फिर कहा, इस समय हम इस गधे की मुट्ठी में हैं, लेकिन पासबुक और चेक बुक तुम्हारे नाम हो जाने पर वह हमारी मुट्ठी में होगा। रूपवती अपने आंसुओं के बीच में एकाएक मुस्करा उठी। उसकी विजयी मुस्कुराहट अपने पिता की सूझबूझ की प्रशंसा कर रही थी। पिता ने उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, घबराओ नहीं, अब जाकर आराम से सो जाओ, सब ठीक कर लूँगा। अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कराते हुए सेठ मनसुख लाल शयनागार से बाहर निकल आए।